Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Yesterday we had started the new family of tenses which was perfect continuous, and we had done present perfect continuous tense, and now it's the time to move on the second tense of that family, which is past perfect continuous tense. Likewise, present perfect continuous tense, first of all we will have to go through the Sindhi and Urdu symbols of this tense, and after that helping verb and the form of action verb of this tense. अच्छा, तो अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो इसकी उर्दू में जो सिंबल्स हैं वो क्या हैं? ता, रहा, था। रहा कंटिन्यूस की निशानी है, ता परफेक्ट की निशानी है, था पास्ट की निशानी है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ता रहा है, पास्ट हो जाएगा ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, वगैरह वगैरह। अच्छा, या इसके साथ अगर सिर्फ हो रहा था या रही थी, रहे थे, वगैरह वगैरह हो, तो उसके साथ क्या शर्त है? उसके साथ शर्त है कि सिंस या फॉर लगा हुआ हो, यानी सेंटेंस में सिंस या फॉर लगे इंग्लिश में। अब वो आपको कैसे पता लगेगा? ये मैंने आपको कल भी फार्मूला समझाया था कि अगर आप देखें कि कोई काम किया गया था और वो सिर्फ उसी वक्त में किया गया था, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ख़त लिख रहा था। अच्छा, ये तो हो गया, तो ये तो सिंपल हो गया। ठीक है, वो सुबह से ख़त लिख रहा था, यानी एक काम हमें पता लगा कि पास्ट में था, और लेकिन वो पास्ट में उससे पास्ट से भी पहले यानी उसके भी पीछे से वो काम चल रहा था, कंटिन्यू था, तो उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक हो गया। एक तो सिंपल रहा था, जब वो सुबह से काम कर रहा था, 1965 से काम कर रहा था, 4 सालों से काम कर रहा था, 4 महीनों से 4 घंटों से काम कर रहा था, तो 4 घंटे, 4 महीने, 4 साल, 4 दिन, फ्राइडे, सुबह, दोपहर, शाम, रात, इन अगर जब ये वक्त आ जाए ना तो सिंस और फॉर इंग्लिश में लगता है, और फिर सिर्फ रहा था हो या रही थी भी हो ना सिर्फ, तब भी यू विल हैव टू कन्फर्म के दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, नॉट ओनली कंटिन्यूस। होपफुली यू गॉट इट। अच्छा, अगर हम सिंबल इन सिंधी की बात करें तो सिंधी में होगा दो रहो हो, दा रहा हुआ, दी रही हुई, द्यूं रह्यूं हुयूं। ठीक है, अब दो और हो, अब हमने कल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ा था दो रहो आहे, हाणे लिखन दो रहो आहे, पढ़न दो रहो आहे, खाइन दो रहो आहे, वें दो रहो आहे, ई दो रहो आहे। ठीक है, अच्छा सिर्फ रहो हो तो सिर्फ कंटिन्यूस हो गया ना, सिंपल। दो रहो हो, लिखन दो रहो हो, खाइन दो रहो हो, ई दो रहो हो, पढ़न दो रहो हो, ऑल दीज सेंटेंसेस बिलोंग्स टू परफेक्ट कंटिन्यूस, नॉट ओनली कंटिन्यूस। अच्छा, अगर हम दूसरा सिर्फ रहो हो को हम देखें कि सिर्फ रहो हो लगा हुआ है, तो उसके साथ इंग्लिश में जब लगे सिंस और फॉर, और सेम वो हमें कब पता लगेगा? यही कि वो काम सिर्फ उस वक्त ना चल रहा हो, बल्कि उससे पहले का कंटिन्यूड हो। जैसे हू 1965 खां इन्हीं प्रोजेक्ट ते कम करे रहो हो, तो यानी ये 1965 से लेकर ऑनवर्ड्स की बात चल रही है, तो यहाँ पर यह सिर्फ कंटिन्यूस का सेंटेंस नहीं बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर हम इसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब्स दो थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, हैव बिन, हैज़ बिन। अब यहाँ पर एक ही है, जब एक हो तो आपको पता है इट इज़ यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स, ये सब सब्जेक्ट्स के बाद सिर्फ यही यूज़ होगी, सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। अच्छा, अगर हम एक्शन वर्ब की बात करें तो इसमें एक्शन वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा? इंग फॉर्म। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, भले सिर्फ कंटिन्यूस के सेंटेंस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस के, जब भी बात कंटिन्यूस की होगी तो इंग फॉर्म ही यूज़ होगा। एक्शन वर्ब इंग फॉर्म ही होती है, वो फिर चाहे वो भले परफेक्ट कंटिन्यूस हो या सिर्फ कंटिन्यूस हो। अच्छा, तो एक्शन वर्ब कौन सी इसमें लगेगी? इंग फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब। अच्छा, अब हम इसकी फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हमें कंफर्म हो जाए कि सेंटेंस पॉजिटिव का है,
तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हैड बिन, उसके बाद एक्शन वर्ब कौन सी, इंग फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव में हो तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब ये हैड बिन। उसके बाद अच्छा अब दो हैं इसमें भी वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब में, तो क्या होगा, सबसे पहले एक ही वर्ड आएगा सिर्फ हेड, यहाँ पर आएगा हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अच्छा यहाँ पर मैंने जो है वो मिस हो गया है मुझसे, हेड सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा बिन, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले पहला हेल्पिंग वर्ब का वर्ड आएगा हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन, उसके बाद एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बिन, अच्छा हैड बिन दो है, नॉट है, तो यहाँ पर हेड, उसके बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद लगेगा बिन, उसके बाद एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म, उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद लगेगा बिन, यहाँ पर हेड, यहाँ पर बिन, उसके बाद एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म, एंड इन द लास्ट यू विल हैव टू पुट डाउन द ऑब्जेक्ट, आफ्टर ऑब्जेक्ट यू विल हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क, बिकॉज दिस सेंटेंस इज ऑफ इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव फॉर्म। ठीक हो गया। अच्छा अगर हम इसके सेंटेंस देखें मिसाल के तौर पर, तो पहला सेंटेंस है वो ख़त लिखता रहा था। अब यहाँ पर आप सिंबल देखेंगे मैच करेगी, ता रहा था, ये हमारी सिंबल मैच कर गई। अच्छा अगर दूसरे तरीके से हम देखें, वो सुबह से ख़त लिख रहा था। अब यहाँ पर तो रहा था है, लेकिन यहाँ पर सुबह से लिखा हुआ है, सुबह से की वजह से इसमें सेंटेंस में लगेगा सिंस। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ रहा था या रही थी हो और उसमें सिंस या फॉर का यूज़ हो, तो वो सिर्फ कंटिन्यूस सेंटेंस नहीं रहता, वो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। ठीक हो गया। अब अगर सिंधी की हम बात करें तो सिंधी में आपको अगर सेंटेंस मिले, हु ख़त लिखन दो रहे हो, अब यहाँ पर आप देखेंगे दो रहे हो, ये पहले से मतलब हमारी इससे मैच हो गई। अच्छा उसके बाद है हु सुबह खां ख़त लिखी रहे हो, यहाँ पर तो रहे हो है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह खां लिखा हुआ है, यानी सुबह के साथ हम सिंस मॉर्निंग कहते हैं, तो सिंस इस्तेमाल होगा, तो वी विल हैव टू श्योर कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू नॉट ओनली सिंपल कंटिन्यूस बट के परफेक्ट कंटिन्यूस। गॉट इट। अच्छा अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें इंग्लिश में, तो सबसे पहले पॉजिटिव का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, सबसे पहले पॉजिटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब एक ही है हैड बिन, सबके साथ यही लगेगा, उसके बाद एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म, राइट नहीं होगा राइटिंग होगा, लिखना, उसके बाद ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ये आप देखें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, एक्शन वर्ब बिन, अच्छा ये बिन मैंने फिर ऐड किया है बिन, उसके बाद एक्शन वर्ब राइटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर, आखिर में क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस नेगेटिव का है तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड हैड, उसके बीच में नॉट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा वर्ड बिन, उसके बाद एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म राइटिंग, आखिर में ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अच्छा अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, पहला वर्ड हेल्पिंग का, सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा वर्ड आएगा बिन, उसके बाद एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म राइटिंग, आखिर में ऑब्जेक्ट अ लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा इसके साथ जो मैंने आगे आपके लिए लिख के आया हूँ, वो आज मैंने लिखे हैं वर्ड्स कॉमनली मिसस्पेल्ड, वो वर्ड जो आमतौर पर लोग गलत स्पेल करते हैं, गलत स्पेल लिखते हैं उनकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 to 15 स्केल में इसके 5 मार्क्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम चला रहे हैं। अच्छा तो आज का हमारा पहला जो वर्ड है वो है फेवरेट। फेवरेट माने होता है जैसे पसंदीदा, कोई चीज़ पसंद की हो, तो फेवरेट की स्पेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, FAVOURITE। फेवरेट वो आपको RIT तक दे सकते हैं, FAVE
दे सकते हैं या कुछ भी इस वर्ड के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद कर लें। उसके बाद वर्ड है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ बॉडी, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, किसी के भी जिस्म को स्टडी करने को क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। इसकी स्पेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, PHYSIOLOGY, फिजियोलॉजी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड है यूटिलाइज। यूटिलाइज की माने होती है किसी चीज़ को काम में लाना, किसी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए अच्छे काम में इस्तेमाल करना, ठीक है। यूटिलाइज, UTILISE, यूटिलाइज, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेल है, इसको भी याद कर लें। उसके बाद हमारे पास वर्ड है यूनियन। यूनियन आप लोग इसमें पढ़ते होंगे, आमतौर पर इंग्लिश में भी आता है, मैथमेटिक्स में भी यूनियन इंटरसेक्शन होता है। तो यूनियन की माने होती है मेलाप, यानी जिसको हम कहते हैं यूनिटी, इत्तेहाद, ठीक है। यूनियन स्पेल इंपॉर्टेंट है, UNION, यूनियन। वो आपको EON दे सकते हैं, EION दे सकते हैं, या कोई भी छेड़छाड़ इस वर्ड के साथ हो सकती है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद कर। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जिम्नास्टिक्स। अब जिम्नास्टिक्स होती है वर्जिश, ठीक है ना, जिसमें हम जिस्म को फिट रखने के लिए वर्जिशें करते हैं। तो जिम्नास्टिक का शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम आमतौर पर जिम यूज़ करते हैं ना, कि तुम जिम जाते हो, जिम करते हो, ठीक है। जिम का माने होती है वर्जिश, जिस्मानी वर्जिशें। जिम्नास्टिक्स की स्पेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, GYMNASTICS। और ये बात याद रखें, ये वर्ड जिम्नास्टिक नहीं है, ये जिम्नास्टिक्स ही होगा, ठीक है। जिम्नास्टिक है तब भी गलत है, सिर्फ S आएगा उसके साथ। उसके बाद हमारे पास वर्ड है एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है ये हाथ का, जो औरतें जो ये बर्थ वगैरह भरती हैं ना, उसको एम्ब्रॉयडरी का काम कहते हैं। इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, EMBROIDERY, एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड है वेस्ट कोट। अब वेस्ट कोट ये जो हम आमतौर पर पहनते हैं ना, जिसको हम आम लैंग्वेज में वास्केट कहते हैं, ये दरअसल वास्केट नहीं है, वेस्ट कोट है। तो इसकी स्पेल है WAIST, वेस्ट, COAT, कोट, वेस्ट कोट, ठीक है। कमर के इर्द गिर्द बांधे जाने वाला कोट। तो ये इसकी स्पेल बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जायंट। अब ये गायंट नहीं है, जायंट है, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने गायंट पढ़ते हुए सुना था, प्रोनाउंसिएशन जायंट है इसका। इसकी स्पेल है GIANT, जायंट। ये जे के साथ आपको दे सकते हैं या कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। उसके बाद हमारे पास वर्ड है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज़ अ साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग एक्सपीरियंस एट्सेट्रा। तो किसी चीज़ के साइंटिफिक प्रोसेस से उसको गुजारने को हाइपोथेसिस भी उसमें एक प्रोसीजर होता है, इसको कहते हैं मफरूज़ा। पहले कोई भी चीज़ का अंदाज़े लगाए जाते हैं, मफरूज़े लगाए जाते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर जाके वो चीज़ थ्योरी बन जाती है साइंस की। तो हाइपोथेसिस की स्पेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, HYPOTHESIS, हाइपोथेसिस। उसके बाद हमारे पास वर्ड है मर्चेंट। मर्चेंट की माने होती है व्यापारी, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, मर्चेंट, MERCHANT, मर्चेंट। उसके बाद हमारे पास वर्ड है मैजिस्ट्रेट। अब मैजिस्ट्रेट कौन होता है? मैजिस्ट्रेट वो अफसर होता है जिसके पास किसी को जेल भेजने के, किसी को एट द मोमेंट सस्पेंड करने के की अथॉरिटी हो, ठीक है। मैजिस्ट्रेट जज को भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट, सिविल जज को भी कहते हैं, ठीक है। उससे आगे वाले मैजिस्ट्रेट होते हैं वो, MAGISTRATE, मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट की माने होती है जज या वो अफसर जिसको ये पावर्स हों। उसके बाद हमारे पास आज का लास्ट वर्ड है वेपन्स। वेपन्स, WEAPONS, वेपन्स की माने होती है हथियार। वो हथियार ये जो फौजी इस्तेमाल करते हैं, पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसमें गन्स होती हैं, मिसाइल्स होती हैं, ये सारा कुछ वेपन्स में आ जाता है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको वो WAI दे सकते हैं, W या कुछ भी छेड़छाड़ इस वर्ड के साथ हो सकती है। तो ये वर्ड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।